एमबीबीएस में एडमिशन लेना हो तो दो चीजें बेहद जरूरी हैं। एक तो नीट का स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए या फिर खूब ढेर सारे पैसे होने चाहिए ताकि प्राइवेट कॉलेज की भारी भरकम फीस आप भर सकें। लेकिन इन दोनों चीजों के साथ साथ एक और बात है जिसका होना जरूरी है और वो है काउंसलिंग के नियमों की अच्छी जानकारी, क्योंकि हर साल जानकारी के अभाव में कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि डिजर्विंग होते हैं फिर भी उनको अच्छे कॉलेज में सीट नहीं मिल पाती। आपके सामने हाजिर हूं एक ऐसा वीडियो लेके जिसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि एमसीसी यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग में एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, काउंसलिंग किस तरीके से होती है, स्टेट काउंसलिंग के साथ इसे बैलेंस किस तरीके से करते हैं, सीट को आप कब अपग्रेड कर सकते हैं, कब विड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर एंड डायरेक्टर ओम एजुकेट सर्विसेज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो अभी के अभी लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में आपको एमसीसी काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बताने वाला हूं। 2022 में पहली बार कौन सा नियम लागू हुआ है यह भी बताने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं मुख्य रूप से दो तरह की काउंसलिंग है, पहली सेंट्रल काउंसलिंग और दूसरी स्टेट काउंसलिंग। यह जो सेंट्रल काउंसलिंग है इसे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी कंडक्ट कराती है। जो निर्धारित वेबसाइट है वो www.mcc.nic.in है। सबसे पहले एमसीसी की काउंसलिंग ही शुरू होती है और इस काउंसलिंग में कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट, जिसे हम ऑल इंडिया कोटा कहते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि एम्स के जितने भी संस्थान हैं, जिपमर, एएमयू, बीएचयू, इनकी सारी सीट्स होती हैं। इसके साथ साथ ईएसआईसी की भी 15% सीट्स होती हैं, जामिया की बीडीएस की सीट्स होती हैं और पूरे इंडिया में जितनी भी डीम्ड कॉलेजेस हैं इनकी 100% सीट्स होती हैं। जी हाँ, इनके लिए एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है और शेड्यूल कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले एमसीसी के राउंड 1 की काउंसलिंग होती है। इसके बाद ही कोई भी स्टेट अपने राउंड 1 की काउंसलिंग को शुरू कर सकता है। इसके बाद जब एमसीसी की राउंड 2 की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तब स्टेट अपने यहां पे राउंड 2 की काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे। इसी क्रम में एमसीसी जब मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट कर लेगा तब राज्य अपने यहाँ पे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। और चौथा अंतिम राउंड होता है आमतौर पे जब एमसीसी स्टे मॉपअप राउंड कंडक्ट करा लेगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। इसके बाद जो राज्य हैं वो अपने यहाँ पे स्टे मॉपअप राउंड कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अब जो काउंसलिंग है वो चलनी है। तो आपको यहाँ पे मैं एमसीसी के नियमों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सीटों को अपग्रेड कर सकते हैं, कब सीटों को विड्रॉ कर सकते हैं। सेंट्रल काउंसलिंग की शुरुआत रजिस्ट्रेशन से होती है। कैंडिडेट को एमसीसी की वेबसाइट पे जाके कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्टर करना होता है। यहाँ पे उन्हें ऑप्शन भी चुनना होता है कि उन्हें कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ऑप्शंस होते हैं जैसे कि 15% ऑल इंडिया कोटा, इसके साथ साथ एम्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, और जो दिल्ली के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनके होम स्टेट की काउंसलिंग भी यहीं से होती है। तो अगर दिल्ली से आप एलिजिबल हैं तो आप उसे भी वहां पे टिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनका ऑप्शन भी यहां पर होता है। तो अगर आपको डीम्ड काउंसलिंग भी ऑप्ट करनी है या फिर सिर्फ डीम्ड काउंसलिंग ऑप्ट करनी है तो डीम्ड को ही टिक करेंगे और बाकी को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको आपकी जरूरत के हिसाब से वहां पे मौजूद मिलते हैं, इनको आपको टिक कर देना है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है और साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो अगर सिर्फ सरकारी कॉलेजेस का आप चयन कर रहे हैं तो वहां पे 1000 रुपीज की नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर एससी, एसटी, ओबीसी या पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपए ही देने होते हैं। अगर डीम्ड के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए 5000 के चार्जेस हैं। अगर डीम्ड को आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पे 5000 चूंकि मैक्सिमम अमाउंट है तो वही देना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए सरकारी सीटों के लिए 10,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट है। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आधी हो जाती है यानी कि 5,000 रुपए है। और अगर डीम्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो डीम्ड के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख है। इस तरीके से अगर जनरल कैंडिडेट हैं और वहां से सरकारी कॉलेज के लिए काउंसलिंग सेलेक्ट करते हैं तो उनको 10,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के और 1,000 रजिस्ट्रेशन के कुल 11,000 रुपए जमा करने होते हैं। अगर रिजर्वेशन से हैं सरकारी सीट के लिए
ऑप्ट कर रहे हैं तो उनको 5500 रुपए देने होते हैं। और किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आपने वहां पे डीम्ड का सिलेक्शन कर लिया है तो 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के और 5000 रुपए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्जेस, टोटल 2,05,000 रुपए आपको यहाँ पे पेमेंट करने होते हैं। पेमेंट करते समय ध्यान रखेंगे, पेमेंट करने के लिए जो ऑप्शन मिलेगा, या तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड से, या फिर क्रेडिट कार्ड से। ध्यान देंगे, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट पर्याप्त होनी चाहिए। 2,05,000 रुपए आपको डीम्ड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम अमाउंट है, तो उतने की लिमिट हो। एनईएफटी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता, और ये सलाह दी जाती है कि हमेशा इस तरीके के ट्रांजैक्शंस आप अपने अकाउंट से करें, क्योंकि जब आप बाद में एलिजिबल होंगे और सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आएगी तो उसी माध्यम से ये वापस आएगी जिस माध्यम से आपने दी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद आप एलिजिबल होते हैं चॉइस फिलिंग के लिए, तो जो भी शेड्यूल होगा उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करते हैं, यानी कि कॉलेजेस को अपनी पसंद के हिसाब से आप सीक्वेंस में लगा देते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप मिनिमम एक ऑप्शन भी रख सकते हैं, या फिर जितने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप सबको यहाँ पे रख सकते हैं। चूंकि राउंड 1 है तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता। जो तय तिथि होती है उस दिन अलॉटमेंट आ जाता है, और इसके बाद के जो नियम है उनको ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो ऐसे में आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। जब राउंड 2 शुरू होगा तो आप वहां पे फ्रेश चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अगर आपको सीट मिल जाती है तब क्या होगा, मान लें कि आपको जो कॉलेज चाहिए था वही सीट अलॉट हो गई, तो आप उस कॉलेज को विजिट करते हैं, वहां पे अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, और अगर उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं तो आपकी काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो जाती है। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि आपको कॉलेज तो मिल गया, आप जाके वहां पे एडमिशन प्रक्रिया भी पूरी कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि राउंड 2 में आपको बेहतर ऑप्शन भी मिल सकता है, तो आपको वहां पे विलिंगनेस दे देनी है अपग्रेडेशन के लिए, यानी कि आपको जो सीट मिली है वो आप होल्ड करेंगे। अगर उससे कुछ बेहतर मिलता है तब तो ठीक है, अदरवाइज जो सीट मिल चुकी है वो तो आपकी ही होने वाली है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि आपको सीट अलॉट हो गई है लेकिन आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इस परिस्थिति में आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब यह होता है कि आपको सीट तो अलॉट हुई थी लेकिन आप उस पर एडमिशन करने के लिए कॉलेज रिपोर्ट नहीं करेंगे। आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इग्नोर कर दें, आपकी जो सीट नॉन रिपोर्टिंग होगी उसे फ्री एग्जिट माना जाएगा। यह बात ध्यान में रखनी है कि फ्री एग्जिट का मौका सिर्फ एक बार और राउंड 1 में ही मिलता है। अब यहाँ पे राउंड 1 में इस रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम नियम है जो कि 2021 में पहली बार सामने आया था। यह नियम यह कहता है कि राउंड 1 में आपको कोई भी सीट अलॉट हो गई और आपने उस पर एडमिशन ले लिया, और अगर आप अपग्रेडेशन में जाते हैं तो यहाँ पे राउंड 2 में या तो सीट अपग्रेड होगी या फिर नहीं होगी। अगर सीट अपग्रेड हो गई तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अपग्रेड नहीं होती है तो आपने राउंड 1 में जिस सीट पे एडमिशन लिया था वही सीट आपके लिए फाइनल होगी, और वहां पे राउंड 2 के एडमिशन के नियम लागू होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आप उसके बाद दूसरी किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। राउंड 1 के बाद जो सीटें नॉन रिपोर्टिंग रह जाती हैं या फिर अगर काउंसलिंग में नई ऐड होती हैं तो इनके लिए राउंड 2 की काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। राउंड 2 में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है, लेकिन ये उनके लिए होता है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस चुनने का मौका मिलता है कि आपको काउंसलिंग कितने प्रकार की करनी है। तो कई बार यह देखने को आया है कि शुरुआत में कैंडिडेट सिर्फ गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए ऑप्ट करते हैं, बाद में ऐसा लगता है कि उनको डीम्ड के लिए भी करना चाहिए था। तो वो मेरी बात को आगे ध्यान में रखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको रीसेट करने का एक ही मौका मिलता है पूरी काउंसलिंग के दौरान, तो आपको रीसेट का मौका हमेशा बचा के रखना है ऐसे ही सिचुएशन के लिए कि बाद में अचानक जरूरत पड़ी और आपको वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ी। इसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन काउंसलिंग के दौरान आपको एमसीसी की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो राउंड 2 की शुरुआत होती है, रजिस्ट्रेशंस होते हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो सीधे चॉइस फिलिंग वाले पार्ट पर जा सकते हैं, फिर से चॉइस फिलिंग होगी और इसके बाद फिर अलॉटमेंट होगा। जैसा कि राउंड 1 फ्री एग्जिट था, राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं होता, यानी कि राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो अगर आप उस सीट को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि राउंड 2 की अलॉटमेंट के बाद कितने तरीके के ऑप्शंस सामने आते हैं। ऑप्शन 1 में उन कैंडिडेट्स को रखते हैं जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है, वो सीधे सीधे मॉपअप का वेट करेंगे या फिर अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ऑप्शन 2 में ऐसे कैंडिडेट्स को रखते हैं जिनको फ्रेश अलॉटमेंट मिली है। इनके पास दो विकल्प होगा, या तो अलॉटेड सीट को जाके ज्वाइन कर लें, वो जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहां पे उनका एडमिशन खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होगा कि वह अलॉटेड सीट को छोड़ भी सकते हैं। इस परिस्थिति में क्या होगा, उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा है, अगर सरकारी कॉलेजेस के लिए उन्होंने काउंसलिंग की थी तो 10,000 रुपए, और डीम्ड के लिए उन्होंने काउंसलिंग की थी और सीट अलॉट हो गई है तो 2 लाख रुपए सरकार जब्त कर लेगी। उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, वो सीट नॉन रिपोर्टिंग रह जाएगी, लेकिन उनके पैसे जब्त हो जाएंगे। वो चाहे तो मॉपअप में फिर से पैसे देके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शन 3, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में ही एडमिशन ले लिया था और अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया था, राउंड 2 में उन्होंने फ्रेश चॉइस फिलिंग की, लेकिन कोई भी नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। इनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? इनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। उन्होंने राउंड 1 में जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया था उसकी सीट को वो रिटेन कर लेंगे, इनकी काउंसलिंग भी यहीं पे खत्म हो जाएगी। ऑप्शन 4, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में अलॉटमेंट के बाद एडमिशन लिया था और अपग्रेड होके उनको राउंड 2 में दूसरा कॉलेज मिल गया है, वो चाहें तो उस दूसरे कॉलेज को जाके ज्वाइन कर लें, वो जैसे ही ज्वाइन करेंगे इनकी काउंसलिंग भी यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो चाहें तो उस अलॉटेड सीट को छोड़ भी सकते हैं। जी हाँ, वो राउंड 1 में जो भी कॉलेज मिला था वहां पे जाएंगे, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स और रिलीविंग ले लेंगे और नए कॉलेज में जाके वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में क्या होगा, उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान हो जाएगा, लेकिन इस बीच वो अपने स्टेट के राउंड 2 की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो एमसीसी के मॉपअप राउंड की काउंसलिंग को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं आपको काउंसलिंग से जुड़े हुए 3 बेहद जरूरी नियम बताने जा रहा हूं। एक नियम सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ है, दूसरा 2021 में लागू हुआ है और तीसरा 2022 से लागू होगा। इन तीनों को एकदम ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि इन पे ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सुप्रीम कोर्ट का नियम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह नियम बनाया था कि राउंड 2 में जिस भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है एमसीसी के माध्यम से, वह उस पे अगर एक बार एडमिशन ले लेता है और अगर वो उसके बाद अपने एडमिशन को कैंसिल करना चाहे तो उस पूरे साल की काउंसलिंग की प्रक्रिया से वो बाहर हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो वो एमसीसी के मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और अपने स्टेट के या फिर किसी दूसरे स्टेट के काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यह पुराना नियम है। अब 2022 में यहाँ पे एक दूसरा नियम और आ गया है कि स्टेट काउंसलिंग के भी राउंड 2 में जो कैंडिडेट एडमिशन ले लेगा, अलॉटमेंट के बाद वो छोड़ देता है वो दूसरी बात होगी, लेकिन अलॉटमेंट के बाद एक बार जैसे वो एडमिशन ले लेता है उसके बाद आगे की काउंसलिंग की प्रक्रिया से वह बाहर हो जाता है। और जो तीसरा नियम है वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि राउंड 1 में एक बार एडमिशन लेने के बाद अगर कैंडिडेट अपग्रेडेशन में जाते हैं और वहां पे सीट अपग्रेड नहीं होती है तो उस परिस्थिति में उन्होंने राउंड 1 में जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था वही फाइनल होगा। जो 2 नियम मैंने आपको पहले बताए हैं, यानी कि राउंड 1 में उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, सीट अपग्रेड नहीं हुई और उनका जो एडमिशन है वो राउंड 2 में कैरी फॉरवर्ड हो गया, और राउंड 2 का जो नियम है वो यह कहता है कि वह अब उस सीट को छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ेंगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब भी आप काउंसलिंग प्लान कर रहे होंगे, राउंड 1 में जब सीट अलॉट होगी तो वहां पे आपको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना है कि राउंड 2 में आपको कौन सी सीट मिलेगी और कौन सी सीट नहीं मिलेगी। अगर अपग्रेडेशन में कोई अच्छा कॉलेज मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आपको उसी कॉलेज से सेटिस्फाई होना होगा, दूसरा कोई भी विकल्प वहां पे नहीं होगा। हालांकि राउंड 1 में एडमिशन लेने के बाद लास्ट डेट जो होती है एडमिशन की, उसके बाद भी कम से कम 1 वीक का समय दिया जाता है अपने एडमिशन को विड्रॉ करने के लिए। उस परिस्थिति में उस कैंडिडेट को फ्री एग्जिट की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन कुल मिला के राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो गई और एक बार आपने एडमिशन ले लिया, चाहे एमसीसी के राउंड 2 में आप एडमिशन ले लें या फिर स्टेट के राउंड 2 में आप एडमिशन ले लें, आपकी आगे की काउंसलिंग की कोई भी संभावना नहीं होगी। जो भी आपको कॉलेज मिल चुका है वही फाइनल रहने वाला है। राउंड 2 के बाद भी जो सीटें बच जाएंगी उन पे एमसीसी मॉपअप राउंड कंडक्ट कराएगा। मॉपअप राउंड के नियम में भी कई सारी बातें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले यह समझते हैं कि वो कौन से कैंडिडेट हैं जो कि मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहले वो कैंडिडेट्स होंगे जिनको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में अब तक कोई भी सीट नहीं मिली है, वह मॉपअप में फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था तो उनको मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो कि राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं एमसीसी के,
के काउंसलिंग में, वो मॉपअप में बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट मिली थी और उन्होंने सीट छोड़ दी है, वह मॉपअप में सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम को फिर से जमा करेंगे और उसके बाद चॉइस फिलिंग करके वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। राउंड 2 में मैंने एक स्पेशल सिचुएशन का भी जिक्र किया था, जिसमें कैंडिडेट राउंड 1 में कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेता है, अपग्रेडेशन ऑप्ट करता है, राउंड 2 में उसको अपग्रेडेशन भी मिलती है, लेकिन वो अपग्रेडेड कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है और राउंड 1 में ज्वाइन कॉलेज से अपनी सीट विड्रॉ कर लेता है। ऐसे में राउंड 2 में उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान उसे झेलना पड़ता है। वो कैंडिडेट भी मॉपअप राउंड में फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके पार्टिसिपेट कर सकता है। राउंड 2 से मॉपअप में अपग्रेड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ऐसे में मॉपअप राउंड में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करते हैं। और एक बात यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने वाली ये है कि ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि ओपन सीट्स के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, यानी कि सरकारी सीट्स के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको चॉइस फिलिंग यहाँ पे इस तरीके से करनी है कि यही चॉइस फिलिंग उनकी मॉपअप राउंड में भी कंसीडर होगी और यही चॉइस फिलिंग उनकी जो चौथा और आखिरी राउंड होगा स्टे मॉपअप राउंड, उसमें भी कंसीडर होगी। एक बात यहाँ पे विशेष तौर पे आप ध्यान देंगे कि अब तक सरकारी सीटों के साथ साथ डीम्ड की काउंसलिंग भी साथ में चलती आ रही है। ऐसे में जो मॉपअप राउंड होता है वो डीम्ड कॉलेजेस के लिए अंतिम राउंड होता है। डीम्ड कॉलेजेस का जो स्टे मॉपअप राउंड होता है वो ऑफलाइन होता है और उसी कॉलेज में कराया जाता है जिस भी कॉलेज की सीट वहां पे वैकेंट मिलती है। एमसीसी स्टे मॉपअप राउंड डीम्ड कॉलेजेस के लिए नहीं कराता है। एमसीसी स्टे मॉपअप राउंड सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेजेस के लिए कराता है और सरकारी कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग आपको मॉपअप राउंड में ही कर लेनी होती है। 2021 का ही ये नियम है और यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिली थी। कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इस नियम के आधार पे डीम्ड कॉलेजेस की भी नंबर ऑफ चॉइसेस को ज्यादा कर दिया था, यह सोच के कि डीम्ड की भी जो मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग है वो स्टे मॉपअप में कंसीडर होगी। इसका नुकसान उन्हें 2 लाख रुपए गंवाकर उठाना पड़ा, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन आप भरेंगे तो बहुत सारे हाई फीस वाले कॉलेजेस हैं वो आपको अलॉट जरूर हो जाएंगे। तो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन मत रखिएगा। एमसीसी का जो मॉपअप राउंड होता है वो डीम्ड कॉलेज के लिए लास्ट राउंड होता है। तो मॉपअप राउंड में डीम्ड के लिए जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे वो बिल्कुल लिमिटेड करेंगे और उन्हीं कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करेंगे जिनमें आपको एडमिशन लेना हो। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस वहां पे डाल देने हैं, ताकि अगर आपको मॉपअप राउंड में सीट अलॉट ना हो तो उसी चॉइस फिलिंग के आधार पे स्टे मॉपअप राउंड में आपको एक बार फिर से पार्टिसिपेशन का मौका मिल सके। मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग के बाद जब अलॉटमेंट आता है तो यहाँ पे क्या संभावनाएं होती हैं वो देख लेते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को सीट नहीं मिली है तो वो फिर स्टे मॉपअप राउंड के लिए वो पार्टिसिपेट करेगा या फिर अपने स्टेट में पार्टिसिपेट करेगा। जिनको सीट मिली है वो अगर अलॉटेड सीट को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ वो स्टे मॉपअप राउंड के लिए एमसीसी के एलिजिबल नहीं रहेंगे। जी हाँ, अगर मॉपअप में अलॉटेड सीट छोड़ देते हैं तो वहां से आगे की आपकी काउंसलिंग भी खत्म हो जाती है एमसीसी की और सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी नुकसान हो जाता है। और ऐसे कैंडिडेट जो कि मॉपअप राउंड में जाके एडमिशन ले लेंगे उनके लिए भी काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी। अपग्रेडेशन का कोई मौका उनको यहाँ पर नहीं मिलेगा। मॉपअप राउंड के बाद अंतिम राउंड होगा जिसे हम स्टे मॉपअप राउंड के नाम से जानते हैं। स्टे मॉपअप राउंड में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ऐसे कैंडिडेट जो कि मॉपअप या उससे पहले के राउंड से ही रजिस्टर्ड थे उनके लिए ही स्टे मॉपअप राउंड होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो डीम्ड कॉलेजेस होते हैं उनके लिए मॉपअप राउंड ही अंतिम राउंड होता है, यानी कि मॉपअप राउंड के बाद जो नॉन रिपोर्टेड सीट्स बच जाती हैं वो उसी डीम्ड यूनिवर्सिटी को वापस भेज दी जाती हैं जिनकी वो सीटें होती हैं। इसके बाद जो नॉन रिपोर्टेड गवर्नमेंट की सीट्स बची हैं उनके लिए स्टे मॉपअप राउंड कंडक्ट होता है। स्टे मॉपअप राउंड में कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग करते हैं तभी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो चॉइसेस भरते हैं वही स्टे मॉपअप राउंड में कंसीडर होती हैं। तो स्टे मॉपअप राउंड की सीधे अलॉटमेंट आती है। टोटल जितनी नंबर ऑफ वैकेंट सीट होती हैं उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट को ही वहां पे कंसीडर किया जाता है और उनकी ही चॉइस फिलिंग के आधार पे अलॉटमेंट यहां पर दे दी जाती है। स्टे मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट के बाद
फिर से आपके पास ऑप्शन है, या तो आप कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वैसे में ज्वाइन करने के बाद आपकी काउंसलिंग वहीं पर खत्म हो गई, और अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो 10,000 रुपए आपके जमा थे वो फॉरफिट हो जाते हैं। स्टे मॉप अप राउंड के बाद भी अगर सरकारी सीटें खाली रह जाएं तब क्या होगा? इसके लिए एक स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट कराया जाएगा, जैसा कि 2021 में हुआ था। हालांकि तब नियम कमजोर थे इसलिए ऐसा हुआ था। 2022 में इस बात की उम्मीद बहुत ज्यादा कम होगी। तो इस तरीके से जो काउंसलिंग के स्टेप बाय स्टेप नियम है वह मैंने आपको समझा दिए हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ हाईलाइटेड रूल्स हैं उनको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन बाकी न रह जाए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो 2022 से आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि एमसीसी के राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, आपने ज्वाइन कर ली, या फिर आपकी स्टेट काउंसलिंग के राउंड 2 से आपको सीट अलॉट हुई और आपने ज्वाइन कर ली, तो इसके बाद आपकी काउंसलिंग वहीं खत्म हो गई। आप आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने ज्वाइन कर ली, और वो सीट अगर राउंड 2 में अपग्रेड नहीं होती है तो भी वो जो कॉलेज अलॉटेड है वही आपका फाइनल कॉलेज है, वहीं पे आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राउंड 2 में जैसे ही कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो एमसीसी के राउंड 2 को ज्वाइन करें या फिर स्टेट के राउंड 2 को, एक कॉमन लिस्ट होगी और वो एमसीसी के पोर्टल पे डाल दी जाएगी ताकि फ्यूचर में होने वाली सीट ब्लॉकिंग को रोका जा सके। यानी कि जो भी कैंडिडेट एडमिटेड हैं उनको तो फिर पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। तो जो बड़े पैमाने पे सीट ब्लॉकिंग होती थी, इसमें एक बड़ा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये कैंडिडेट के लिए काफी फायदेमंद होगा, और जो कट ऑफ है उस पे इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉप अप राउंड में जो चॉइस फिलिंग होती है उसी चॉइस फिलिंग को स्टे मॉप अप राउंड के लिए भी कंसीडर किया जाता है। सिर्फ सरकारी सीटों के लिए, डीम्ड के लिए ये गलती नहीं करेंगे। डीम्ड के लिए मॉपअप में वही कॉलेजेस डालेंगे जो आपको चाहिए होंगे, क्योंकि डीम्ड का जो स्टे मॉपअप काउंसलिंग होती है वो कॉलेज लेवल पे होती है और ऑफलाइन होती है, जबकि एमसीसी में सरकारी कॉलेज के लिए जो स्टे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है वह ऑनलाइन होती है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन दबा के समर्थन भी कर दीजिए, और अगर मन में कुछ सवाल है तो कमेंट में लिखिए, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि काउंसलिंग के नियमों से जुड़ी हुई, कट ऑफ से जुड़ी हुई और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस लेके हम आपके सामने आते रहते हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमारी वेबसाइट www.omeducare.in पर भी विजिट कर सकते हैं।